कक्षा 11 समाजशास्त्र अध्याय 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। परिचय। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि समाजशास्त्र जैसे विषय को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? अन्य किसी विषय की तुलना में समाजशास्त्र उन वस्तुओं के बारे में ज़्यादा चर्चा करता है जिनके बारे में अधिकांश लोग पहले से जानते हैं। हम सब एक समाज में रहते हैं और हम पहले से ही समाजशास्त्र के विषय वस्तु, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, मानकों, संबंधों और अन्य के बारे में अपने अनुभवों के द्वारा काफ़ी हद तक जानते हैं। तब यह पूछना उचित लगता है कि वह क्या है जो समाजशास्त्रियों को समाज के अन्य लोगों से अलग बनाता है। उन्हें समाज वैज्ञानिक क्यों कहा गया? अन्य सभी वैज्ञानिक विषयों की तरह यहाँ भी पद्धतियाँ या कार्यविधियाँ महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा ज्ञान एकत्रित होता है। अंतिम विश्लेषण में समाजशास्त्री आम व्यक्तियों से अलग होने का दावा कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि वे कितना जानते हैं या वे क्या जानते हैं, परंतु इसका कारण है कि वे अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। यही एक कारण है कि समाजशास्त्र में पद्धति का विशेष महत्व है। पिछले अध्याय में आपने देखा है कि समाजशास्त्र की लोगों के जीवंत अनुभव में गहरी रुचि है, जैसे मित्रता या धर्म या बाजारों में मोल भाव करने जैसी सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री सिर्फ दर्शकों का परीक्षण ही नहीं करना चाहते, अपितु इसमें शामिल लोगों की भावनाएं तथा विचार भी जानना चाहते हैं। समाजशास्त्री उन लोगों के मत को अपनाना चाहते हैं जिनका वे अध्ययन करते हैं, विश्व को उनकी आंखों से देखना चाहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के लिए मैत्री का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई विशेष अनुष्ठान करता है तो वह धार्मिक व्यक्ति क्या सोचता है कि वह क्या कर रहा है? एक दुकानदार तथा ग्राहक बेहतर मूल्य पाने के लिए शब्दों तथा भाव भंगिमाओं को परस्पर कैसे समझते हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर इसमें शामिल व्यक्तियों के जीवंत अनुभवों का एक भाग है। इसमें समाजशास्त्र की गहन रुचि है। अध्ययन में जो लोग शामिल हैं और जो लोग शामिल नहीं हैं, दोनों के मतों को समझने की आवश्यकता समाजशास्त्र में पद्धति के विशेष महत्व का एक अन्य कारण है। एक पद्धति समाजशास्त्रीय मुद्दे। हालांकि पद्धति शब्द के स्थान पर इसे समानार्थक होने के कारण प्रायः साधारण रूप से प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पद्धति शास्त्र शब्द का आशय अध्ययन की पद्धति से है। पद्धति शास्त्रीय मुद्दों या प्रश्नों का संबंध वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करने की सामान्य समस्या के बारे में है जो किसी विशेष पद्धति, तकनीक या कार्यविधि से परे है। हम उन तरीकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिनसे समाजशास्त्री वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है जो वैज्ञानिक होने का दावा कर सकता हो। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्ति परकता। दैनिक जीवन की भाषा में वस्तुनिष्ठ का आशय पूर्वाग्रह रहित, तटस्थ या केवल तथ्यों पर आधारित होता है। किसी भी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ होने के लिए हमें वस्तु के बारे में अपनी भावनाओं या मनोवृत्तियों को अवश्य अनदेखा करना चाहिए। दूसरी तरफ व्यक्तिपरक से तात्पर्य है ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों तथा मान्यताओं पर आधारित हो। जैसा कि आपने पहले भी सीखा होगा कि सभी विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ होने व केवल तथ्यों पर आधारित पूर्वाग्रह रहित ज्ञान उपलब्ध कराने की आशा की जाती है, परंतु प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक विज्ञानों में ऐसा करना बहुत कठिन है। जैसे जब एक भूवैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करता है या वनस्पति शास्त्री पौधों का अध्ययन करता है तो वे सावधान रहते हैं कि उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या मान्यताएं उनके काम को प्रभावित न कर पाएं। उन्हें तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसे वे हैं, जैसे उन्हें अपने अनुसंधान कार्य के परिणामों पर किसी विशेष वैज्ञानिक सिद्धांत या सिद्धांतवादी के प्रति अपनी पसंद का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। तथापि भूवैज्ञानिक तथा वनस्पति शास्त्री स्वयं उस संसार का हिस्सा नहीं होते जिनका वे अध्ययन करते हैं, जैसे चट्टानों या पौधों की प्राकृतिक दुनिया। इसके विपरीत समाज विज्ञानी उस संसार का अध्ययन करते हैं जिनमें वे स्वयं रहते हैं, जो मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया है। इससे समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता का विशेष समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले पूर्वाग्रह की स्पष्ट समस्या है, क्योंकि समाजशास्त्री भी समाज के सदस्य हैं। उनकी भी लोगों की तरह सामान्य पसंद और नापसंद है। पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री भी स्वयं एक परिवार का सदस्य होगा। उसके अनुभवों का उस पर प्रभाव हो सकता है। यहाँ तक कि समाजशास्त्री को अपने अध्ययनशील समूह के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव न होने पर भी उसके साथ सामाजिक संदर्भों के मूल्यों तथा पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने की संभावना रहती है। अपने से अलग किसी जात या धार्मिक समुदाय का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री उस समुदाय की विशेष मनोवृत्तियों से प्रभावित हो सकता है, जो
कि उसके अपने अतीत या वर्तमान के सामाजिक वातावरण में प्रचलित है। समाजशास्त्री इस खतरों से कैसे बचते हैं? इसकी पहली पद्धति अनुसंधान के विषय के बारे में अपनी भावनाओं तथा विचारों को लगातार कठोरता से जांचना है। अधिकांशतः समाजशास्त्री अपने कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को तथा अपने अनुसंधान कार्य को दूसरे की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। इस तकनीक को स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहते हैं। समाजशास्त्री लगातार अपनी मनोवृत्तियों तथा मतों की स्वयं जांच करते हैं। वह अन्य व्यक्तियों के मतों को सावधानीपूर्वक अपनाते हैं, विशेष रूप से उनके मतों को जो उनके अनुसंधान का विषय होते हैं। आत्मवाचकता का एक व्यावहारिक पहलू है किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना। अनुसंधान पद्धतियों की श्रेष्ठता के दावे का एक हिस्सा सभी कार्यविधियों के दस्तावेजीकरण तथा साक्ष्य के सभी स्रोतों के औपचारिक संदर्भ में निहित हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु किए गए उपायों को अन्य अपना सकते हैं। वे स्वयं देख सकते हैं हम सही हैं या नहीं। इससे हमें अपनी सोच या तर्क की दिशा को परखने या पुनः परखने में भी सहायता मिलती है। तथा समाजशास्त्री स्ववाचक होने का कितना भी प्रयास करें, अवचेतन पूर्वाग्रह की संभावना सदा रहती है। इस संभावना से निपटने के लिए समाजशास्त्री अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के उन लक्षणों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हैं जो कि अनुसंधान के विषय पर संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत के रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं। यह पाठकों को पूर्वाग्रह की संभावना से सचेत करता है तथा अनुसंधान अध्ययन को पढ़ते समय उन्हें मानसिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार करता है। अध्याय 1 के उस अनुभाग पृष्ठ 8 और 9 को आप पुनः देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जिसमें सामान्य भौतिक ज्ञान तथा समाजशास्त्र में अंतर के बारे में चर्चा की गई है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के साथ एक अन्य समस्या यह तथ्य है कि सामान्यतः सामाजिक विश्व में सत्य के अनेक रूप होते हैं। वस्तुएं विभिन्न लाभ के बिंदुओं से अलग अलग दिखाई देती हैं। इसी कारण से सामाजिक विश्व में सच्चाई के अनेक प्रतिस्पर्धी रूप या व्याख्याएं शामिल हैं। जैसे सही कीमत के बारे में एक दुकानदार तथा एक ग्राहक के अत्यंत अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक युवा व्यक्ति तथा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अच्छे भोजन या इसी तरह से अन्य विषयों के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई भी ऐसा सरल तरीका नहीं है जिससे किसी विशेष व्याख्या के सत्य या सही अधिक सही होने के बारे में निर्णय लिया जा सके। प्रायः इन शर्तों के तहत सोचना भी लाभप्रद नहीं होता। हम आगे बढ़ें उससे पहले क्रियाकलाप देख लें। क्या आप दूसरों को जैसे देखते हैं उसी तरह अपने आप को भी देख सकते हैं? आप अपने बारे में अपने श्रेष्ठ मित्र, अपने विरोधी, अपने शिक्षक के दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। आपको आवश्यक तौर पर खुद को उनकी जगह रखकर उनकी तरह अपने बारे में सोचना होगा। अपना विवरण देते समय अपने लिए मैं या मुझे के स्थान पर अन्य व्यक्ति के रूप में वह लिखना याद रखें। इसके पश्चात आप अपनी कक्षा के सहयोगियों द्वारा लिखे गए समान विवरणों को देखिए। एक दूसरे के विवरणों पर चर्चा करें। आप इन्हें कितना सही या रोचक पाते हैं? क्या इन विवरणों में कोई आश्चर्यजनक बात है? आगे देखिए आप। वास्तव में समाजशास्त्र इस तरीके से जांचने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि इसकी वास्तविक रुचि इसमें होती है कि लोग क्या सोचते हैं। वे जो सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं। एक अन्य समस्या स्वयं सामाजिक विज्ञानों में उपस्थित बहुविध मतों से उत्पन्न होती है। सामाजिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र भी एक बहुनिर्देशात्मक विज्ञान है। इसका अर्थ है कि इस विषय में प्रतिस्पर्धी तथा परस्पर विरोधी विचारों वाले क्षेत्र विद्यमान है। समाज के विरोधी सिद्धांतों के विषय में अध्याय 2 में हुई चर्चा को आप याद कर सकते हैं। इन सबके समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता एक बहुत कठिन तथा जटिल वस्तु बन जाती है। वास्तव में वस्तुनिष्ठता की पुरानी धारणा को व्यापक तौर पर एक पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। समाजशास्त्री अब विश्वास नहीं करते कि वस्तुनिष्ठता एवं अरुचि की पारंपरिक धारणा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में ऐसे आदर्श भ्रामक हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि समाजशास्त्र के माध्यम से कोई लाभप्रद ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता या वस्तुनिष्ठता एक व्यर्थ संकल्पना है। इसका तात्पर्य है वस्तुनिष्ठता को अपने से प्राप्त अंतिम परिणाम के स्थान पर लक्ष्य प्राप्ति है तो निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए। बहुविध पद्धति तथा पद्धतियों का चयन
क्योंकि समाजशास्त्र में बहुविध सच्चाइयाँ तथा बहुविध दृष्टिकोण होते हैं। यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि इसमें बहुविध पद्धतियाँ भी हैं। समाजशास्त्रीय सच्चाई की ओर कोई भी एक रास्ता नहीं जाता। हालांकि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अनेक विधियाँ जो अधिकतम या न्यूनतम उपयोगी हैं, तथापि प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व तथा कमजोरी होती है। पद्धतियों की श्रेष्ठता या निम्नता के बारे में तर्क करना निरर्थक है। यह जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर देने के लिए चयन की गई पद्धति क्या उपयुक्त है। जैसे यदि कोई यह जानना चाहे कि क्या अधिकांश भारतीय परिवार अभी तक संयुक्त परिवार है, तो इसके लिए जनगणना या सर्वेक्षण श्रेष्ठ पद्धतियाँ होंगी। तथापि यदि कोई व्यक्ति संयुक्त और मूल परिवारों में स्त्रियों की स्थिति की तुलना करना चाहे, तो साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन या सहभागी प्रेषण उपयुक्त पद्धतियाँ हो सकती हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा सामान्यतया प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का वर्गीकरण या श्रेणीकरण करने के बहुत से तरीके, जैसे मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धतियों में अंतर करना परंपरागत है। पहली पद्धति में गणना की जाती है या घटकों को नापा, समानुपात, औसत तथा इसी तरह से अन्य जाता है, जबकि दूसरी पद्धति अत्यधिक अमूर्त तथा मुश्किल से नापी जाने वाली प्रघटनाओं जैसे कि मनोवृत्तियों, भावनाओं एवं इसी तरह अन्य का अध्ययन करती है। पद्धतियों के बीच का संबंधित अंतर है कि एक वह पद्धति जो प्रेषण किए जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करती हैं और दूसरी प्रेषण न किए जा सकने वाले अर्थों, मूल्यों तथा अन्य व्याख्यात्मक चीज़ों का अध्ययन करती है। पद्धतियों के वर्गीकरण का अन्य तरीका इसके बीच आंकड़ों के प्रकार के आधार पर अंतर करने का है। एक द्वितीयक या पहले से उपलब्ध आंकड़ों, दस्तावेज के रूप में या अन्य रिकॉर्डों तथा कलाकृतियों पर निर्भर है। दूसरी वह जो नए या प्राथमिक आंकड़े बनाती है। अतः ऐतिहासिक पद्धतियाँ परंपरागत रूप से भूलेखागारों में पाई जाने वाली द्वितीयक सामग्री पर निर्भर है, जबकि साक्षात्कार से प्रारंभिक आंकड़ों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह अन्य पद्धतियाँ भी। वर्गीकरण का एक अन्य तरीका व्यष्टि तथा समिष्ट पद्धतियों को अलग करने का है। इसमें से पहली पद्धति में सामान्यतः एक अकेला अनुसंधान करता होता है जो छोटे तथा घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है। अतः साक्षात्कार तथा सहभागी प्रेक्षण को व्यष्टि पद्धतियाँ माना जाता है। समष्टि पद्धतियाँ वे हैं जो बड़े पैमाने पर अनुसंधानों जिसमें अधिक संख्या में अन्वेषण तथा उत्तरदाता शामिल होते हैं का समाधान कर सकती हैं। समष्टि पद्धति का सबसे आम उदाहरण सर्वेक्षण अनुसंधान है, यद्यपि कुछ ऐतिहासिक पद्धतियाँ भी समष्टि प्रघटनाओं का अध्ययन कर सकती हैं। वर्गीकरण का ढंग चाहे जो हो, यह याद रखना आवश्यक है कि यह एक परंपरा का विषय है। विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बीच विभाजक रेखा जो ज़्यादा तीक्ष्ण होने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना या किसी एक को दूसरे के साथ अनुपूरक की तरह इस्तेमाल करना संभव है। सामान्यतया पद्धति का चयन अनुसंधान के प्रश्नों की प्रकृति, अनुसंधानकर्ता की प्राथमिकताओं तथा समय और या संसाधनों के प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में वर्तमान प्रवृत्ति विभिन्न अनुकूल बिंदुओं से समान अनुसंधान समस्या पर बहुविध पद्धतियों का प्रयोग करना है। इसी को कभी कभी त्रिभुजन कहा जाता है, अर्थात किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं से दोहराना या उसको ठीक तरह से परिभाषित करना। इस तरीके से एक दूसरे की सहायता के लिए विभिन्न पद्धतियाँ प्रयोग की जा सकती हैं। हालांकि सिर्फ एक पद्धति के प्रयोग से प्राप्त परिणामों की तुलना में और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। चूँकि समाजशास्त्र को सुस्पष्ट पद्धतियाँ वही होती जिसमें प्रारंभिक आंकड़े प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अतः यहाँ इन्हीं की चर्चा की गई है। यहाँ तक कि क्षेत्रीय कार्य की श्रेणी पर आधारित पद्धतियों में भी हम आपको सबसे प्रसिद्ध पद्धति सर्वेक्षण, साक्षात्कार तथा सहभागी प्रेक्षण से परिचित कराएंगे। सहभागी प्रेक्षण अवलोकन समाजशास्त्र में विशेष रूप से सामाजिक मानव विज्ञान में लोकप्रिय सहभागी प्रेक्षण का आशय एक विशेष पद्धति है जिसके द्वारा समाजशास्त्री उस समाज संस्कृति तथा उन लोगों के बारे में सीखता है जिसका वह अध्ययन कर रहा होता है। अध्याय 1 में समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान पर की गई चर्चा का आप यह स्मरण करें। यह पद्धति अन्य पद्धतियों से अन्य प्रकार से अलग है। सर्वेक्षणों या साक्षात्कारों जैसी प्रारंभिक आंकड़े एकत्र करने वाली अन्य पद्धतियों के विपरीत क्षेत्रीय कार्यों में अनुसंधान के विषय के साथ लंबी अवधि की अंतःक्रिया शामिल होती है। सामान्यतः समाजशास्त्री या सामाजिक मानव विज्ञानी कई महीने, लगभग 1 वर्ष या कभी कभी से ज़्यादा भी उन लोगों के बीच उनकी तरह बनकर व्यतीत करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। बाहरी अर्थात वहाँ
का निवासी न होने के कारण मानव विज्ञानी को अपने आप को मूल निवासियों की संस्कृति में उनकी भाषा सीखकर तथा उसके प्रतिदिन के जीवन में निकट से सहभागी बनकर उनमें ही मिलना पड़ता है, ताकि समस्त स्पष्ट तथा अस्पष्ट ज्ञान तथा कौशल को प्राप्त किया जा सके जो कि अंदर के निवासियों के पास होता है। यद्यपि समाजशास्त्री या मानव विज्ञानी की रुचि कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है, सहभागी प्रेषण क्षेत्रीय कार्य का समग्र लक्ष्य समुदाय के जीने के संपूर्ण तरीके सीखना होता है। वास्तव में एक ऐसे बच्चे के उदाहरण जैसा है जिसमें समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी से आशा की जाती है कि वह अपने अपनाए गए समुदायों के बारे में प्रत्येक वस्तु ठीक उसी तरह से संपूर्ण तरीके से सीखे जैसे कि एक छोटा बच्चा संसार के बारे में सीखता है। सहभागी प्रेक्षण को प्रायः क्षेत्रीय कार्य कहा जाता है। यह शब्द मूलतः वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि जैसे विशेष प्राकृतिक विज्ञानों की देन है। इन विषयों में वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में ही कार्य नहीं करते बल्कि उन्हें अपने विषयों जैसे कि चट्टानों, कीटों या पौधों के बारे में जानने के लिए क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्रीय कार्य एक कठोर वैज्ञानिक पद्धति के रूप में क्षेत्रीय कार्य ने मानव विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरंभिक मानव विज्ञानी आदिम संस्कृतियों में शौकिया पर उत्साही रुचि रखते थे। वे किताबी विद्वान थे जिनका दूरस्थ समुदायों के बारे में जिनकी उन्होंने कभी यात्रा नहीं की, यात्रियों, उपदेशकों, उपनिवेशक, प्रशासकों, सिपाहियों तथा उस स्थान पर किए गए उन व्यक्तियों द्वारा लिखी गई रिपोर्टों तथा विवरणों से उपलब्ध सूचनाओं को इकट्ठा तथा सुव्यवस्थित किया। जैसे जेम्स फ्रेजर की प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन बाग, जिसने अपने आरंभिक मानव विज्ञानी को प्रेरित किया था, पूरी तरह से ऐसे द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित थी। इसी तरह एमिल दुर्खाइम का आदिम धर्म पर किया गया कार्य भी द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित था। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के पहले दशक में बहुत से आरंभिक मानव विज्ञानियों ने, जिसमें कुछ व्यक्ति पेशे से प्रकृति वैज्ञानिक थे, जनजातीय भाषाओं, प्रथाओं, अनुष्ठानों तथा आस्थाओं का व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण आरंभ किया। दूसरी श्रेणी के विवरणों पर निर्भरता को अविश्वसनीय माना जाने लगा तथा स्वयं के लिए किए गए कार्यों से प्राप्त श्रेष्ठ परिणामों ने यह बढ़ते हुए पूर्वाग्रह को स्थापित होने में सहायता की। अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्य को आप देख सकते हैं। आप देखें आगे, सन 1920 से सहभागी प्रेक्षण तथा क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान के प्रशिक्षण और मुख्य पद्धति जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाने लगा। लगभग सभी प्रभावशाली विद्वानों ने अपने क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रीय कार्य किए। वास्तव में बहुत से समुदाय या भौगोलिक स्थान क्षेत्रीय कार्य के प्रतिष्ठित उदाहरणों से संबंधित होने के कारण विषय में लोकप्रिय बन गए। वास्तव में सामाजिक मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य करते समय क्या करता है? सामान्यतः वह समुदाय जिसका वह अध्ययन करता है कि जनगणना कर कार्य प्रारंभ करता है। इसमें समुदाय में रह रहे सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूची, जिसमें उनके लिंग, आय, वर्ग तथा परिवार जैसी सूचना भी है, बनाना शामिल है। इसके साथ गांव या रहने की जगह का भौतिक रूप से नक्शा बनाने का प्रयास भी किया जा सकता है, जिसमें घरों और सामाजिक तौर पर संबंधित अन्य जगहों की स्थिति भी शामिल होती है। अपने क्षेत्रीय कार्य की प्रारंभिक अवस्था में मानव विज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है समुदाय की वंशावली बनाना। यह जनगणना द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित हो सकते हैं, परंतु इसका आगे विस्तार होता है क्योंकि इसके आधार पर प्रत्येक सदस्य का वंश वृक्ष बनाना तथा जहाँ तक संभव हो सके वंश वृक्ष का पीछे की तरफ विस्तार करना शामिल होता है। जैसे किसी भी परिवार या घर के मुखिया से उसके रिश्तेदारों, उसकी अपनी पीढ़ी में भाइयों, बहनों और चचेरे भाई बहनों। आगे बढ़ें, इसके पहले आप इसे देख लें। ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की तथा क्षेत्रीय कार्य की खोज। हालांकि वह पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया था। अन्य विद्वानों द्वारा विश्व भर में इसे विभिन्न रूपों में जांचा जा चुका है। ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की पोलैंड के एक मानव विज्ञानी थे जो ब्रिटेन में बसे हुए थे। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि उन्होंने क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित किया। सन 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के समय वह ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे, जो कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था। क्योंकि युद्ध में पोलैंड जर्मनी के साथ था, इसे ब्रिटेन द्वारा शत्रु घोषित किया गया था तथा पोलैंड का नागरिक होने के कारण मेलिनोवस्की तकनीकी रूप से शत्रु देश का निवासी बन गया। वास्तव में वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक सम्मानित प्रोफेसर थे। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया के सत्ताधारियों के साथ
उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु तकनीकी रूप से शत्रु देश का निवासी होने के कारण कानून के अनुसार उनका एक विशेष जगह में सीमित या नज़रबंद रहना जरूरी था। मेलिनोवस्की अपने मानववैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऑस्ट्रेलिया की अनेक जगहों तथा दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपों की यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने सत्ताधारियों से अनुरोध किया कि उनकी नज़रबंदी दक्षिण प्रशांत के टोबियार द्वीपों में करने की अनुमति दी जाए, जो कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में थे। इस पर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सहमति प्रदान कर दी। उनकी यात्रा के लिए वित्त पोषण भी दिया। मेलिनोवस्की ने टोबियार द्वीपों में 1.5 वर्ष व्यतीत किया। वह वहाँ के मूल गांव में एक तंबू में रहे, स्थानीय भाषा सीखी, उनकी संस्कृति के बारे में सीखने के लिए वहाँ के मूल निवासियों के साथ गहन अंतःक्रिया की। उन्होंने अपने प्रेक्षणों तथा सावधानीपूर्वक विस्तृत रिकॉर्ड रखा, दैनिक डायरी भी बनाई। बाद में उन्होंने इन क्षेत्रीय टिप्पणियों तथा डायरियों के आधार पर टोबियार संस्कृत पर किताबें लिखी। ये पुस्तकें शीघ्र लोकप्रिय हो गई। आज भी इन्हें क्लासिक्स माना जाता है। उनके टोबियार अनुभव से पहले भी मेलिनोवस्की ने विश्वास व्यक्त किया था कि मानव विज्ञान का भविष्य मानव विज्ञान तथा मूल संस्कृत के बीच बिना किसी मध्यस्थ के सीधी अंतःक्रिया पर आधारित है। वह मानते हैं कि वह विषय तब तक प्रतिभा संपन्न शौक की स्थिति से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि इसके अभ्यासकर्ता भाषा को गहनता से सीखकर स्वयं व्यवस्थित ढंग से प्रेक्षण करने का कार्य नहीं करेंगे। यह प्रेक्षण अनुसंधान के विषय क्षेत्र में करना होगा, अर्थात यह प्रेक्षण के लिए मानव विज्ञानी का उद्देश्य हेतु कस्बे या बाहर बुलाए गए मूल निवासियों के साक्षात्कार के स्थान पर स्थानीय के बीच रखना होगा। वहाँ के जीवन को देखना होगा कि जिस प्रकार वह घटित होता है। दुभाषीय के प्रयोग से बचना होगा। यह तभी संभव है जब मानव विज्ञानी मूल निवासियों से स्वयं सीधे बातचीत करें, तभी उनकी संस्कृति के बारे में सही तथा प्रामाणिक सूचना प्राप्त हो सकती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी प्रभावी स्थिति तथा टोबियार में उनके कार्य की ख्याति में मेलिनोवस्की को मानव विज्ञान के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में क्षेत्रीय कार्य को संस्थापक रूप में इसका एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के अभियान में सहायता प्राप्त हुई। इसने विषय को एक कठोर विज्ञान जो विद्वत्तापूर्ण इज्जत का हकदार है की तरह स्वीकृति मिलने में सहायता की। आप अभी देख रहे थे, हम आगे बढ़े इसके पहले देख लें कि यहाँ आपने देखा, आगे चलें। तत्पश्चात उसके माता पिता की पीढ़ी में उनके पिता माता उनके भाइयों बहनों के बारे में, उनके द्वारा परदादा दादी तथा उनके भाइयों बहनों के बारे में और आगे इसी तरह से पूछा जा सकता है। यह कार्य उतनी पीढ़ियों तक के लिए किया जा सकता है जितना व्यक्ति याद रख सकता है। किसी एक व्यक्ति प्राप्त सूचना की जांच अन्य संबंधियों से वही प्रश्न पूछकर की जा सकती है। पुष्टि के बाद एक विस्तृत वंश वृक्ष बनाया जा सकता है। यह अभ्यास सामाजिक मनोविज्ञानियों को समुदाय की नातेदारी व्यवस्था को समझने में सहायता करता है। साथ ही किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न संबंधी किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, इस संबंधों को कैसे बनाया रखा जा सकता है, इसका पता चलता है। एक वंशावली मानव विज्ञान को सामुदायिक की संरचना के बारे में जानने में सहायता करती है तथा व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें लोगों से मिलने तथा समुदाय की जीवन शैली में घुलने मिलने में सहायक होती है। इस आधार पर चलकर मानव विज्ञानी लगातार समुदाय की भाषा सीखता है। वह समुदाय के जीवन का प्रेक्षण करता है, एक विस्तृत नोट तैयार करता है जिसमें सामुदायिक जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख होता है। मानव विज्ञानियों की रुचि विशेष रूप से त्यौहार हो, धार्मिक या अन्य सामूहिक घटना हो, आजीविका के साधनों, पारिवारिक संबंधों, बच्चों के पालन पोषण के साधनों जैसे प्रसंगों में होती है। इन संस्थाओं और व्यवहारों के बारे में जानने के लिए मानव विज्ञानी को उन वस्तुओं के बारे में अंतहीन प्रश्न पूछने पड़ते हैं जिन्हें समुदाय के सदस्य कोई महत्व नहीं देते। इस भावना के तहत मानव विज्ञानी को एक बच्चे की तरह होना चाहिए। हमेशा क्यों, क्या एवं अन्य प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इसके लिए मानव विज्ञानी अधिकांश सूचना हेतु एक या दो व्यक्तियों पर निर्भर होता है। ऐसे व्यक्तियों को सूचनादाता या मुख्य सूचनादाता कहा जाता है। इसके लिए प्रारंभिक दिनों में मूल सूचनादाता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सूचनादाता मानव विज्ञानी के लिए अध्यापक का काम करते हैं। मानव विज्ञानियों अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी तरह से क्षेत्रीय कार्य के दौरान मानव विज्ञानी द्वारा बनाए गए विस्तृत क्षेत्रीय नोट भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इनको प्रतिदिन बिना किसी त्रुटि से लिखा जाना चाहिए। क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय कार्य के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण
अंडमान निकोबार द्वीपों पर रेडक्लिफ, ब्राउन सूडान में न्यूर पर इवांस प्रिचार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न मूल अमेरिकन जनजातियों पर फ्रांज बोआस, समोआ पर मार्गेट मीट, बाली पर क्लिफोर्ड गेट्स आदि। संसार के नक्शे में इन स्थानों को पता लगाएं। इन जगहों में क्या समान है? एक मानव विज्ञानी के लिए इन अनजानी संस्कृतियों में रहना कैसा रहा होगा? उन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ सहन की होंगी? ये एक दैनिक डायरी के रूप में भी ले सकते हैं या इसके साथ एक दैनिक डायरी भी लिखी जा सकती है। समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य। समाजशास्त्री जब क्षेत्रीय कार्य करते हैं तो सामान्यतः समान तकनीकों का उपयोग करते हैं। समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य अपने अंतर्वस्तु में इतना अलग नहीं होता और न ही क्षेत्रीय कार्य के दौरान किए गए कार्यों में अलग होता है, परंतु इसके संदर्भ में जहाँ तक किया जाता है और अनुसंधान जो विभिन्न क्षेत्रों या विषयों के वितरण को दिए गए महत्व के अनुसार होता है। एक समाजशास्त्री भी एक समुदाय रहता है और उसके अंदर का निवासी बनने का प्रयास करता है, तथापि एक मानव विज्ञानी के विपरीत जो क्षेत्रीय कार्य करने के लिए दूर दराज के जनजातीय समुदाय में चला जाता है, समाजशास्त्री अपना क्षेत्रीय कार्य सभी प्रकार के समाजों के समुदायों में करते हैं। साथ ही समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य में क्षेत्र में रहना आवश्यक नहीं है, यद्यपि उसे अपना अधिकांश समय समुदाय के सदस्यों के साथ बिताना पड़ता है। जैसे अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम फोर्ट वाइटे ने अपना क्षेत्रीय कार्य एक बड़े शहर में इटालियन अमेरिकन गंदी बस्ती के गली के सदस्यों के गैंग के बीच किया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी लिखी। वह इस क्षेत्र में लगभग 3.5 वर्ष तक घूमते फिरते रहे। अपना समय गैंग, हम आगे बढ़ें इसके पहले आप इसको देख लें। समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य, कुछ कठिनाइयाँ। संसार के दूर दराज के इलाकों में आदिम जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी की तुलना में आधुनिक अमेरिकी समुदाय के विद्यार्थी को विभिन्न विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले वह साक्षर लोगों के साथ काम कर रहा होता है। यह निश्चित ही इनमें से कुछ और शायद अनेक लोग उसकी अनुसंधान रिपोर्ट को पढ़ें, जैसा कि मैंने किया है। यदि वह भी उस जिले का नाम जहाँ उसने वास्तव में अध्ययन किया बदल दे तो अनेक बाहरी व्यक्ति यह पता नहीं लगा पाएंगे कि वास्तव में यह अध्ययन कहाँ पर किया गया है। उस जिले के व्यक्ति वास्तव में जानते हैं कि यह उनके बारे में है, तथा नाम बदलने के बावजूद भी उनसे व्यक्तियों की पहचान छिपाई नहीं जा सकती। वे अनुसंधानकर्ता जो जानते हैं तथा वह किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था यह भी जानते हैं। यह भी पता है कि विभिन्न समूहों में कौन कौन व्यक्ति थे और इसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। वह अवश्य चाहेगा कि उसकी पुस्तक के उस जिले के लोगों को सहायता प्राप्त हो। कम से कम वह अवश्य चाहेगा कि इससे किसी भी प्रकार की हानि की न्यूनतम आशंका हो। वह इस संभावना को पूर्ण रूप से जानता है कि ऐसा होने से इस पुस्तक के प्रकाशन से कुछ व्यक्तियों को कठिनाइयाँ हो सकती हैं। यह स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पेज 342 पर विलियम फोर्ट वाइटे ने लिखा है। आप देख रहे घूमते फिरते रहे, अपना सदस्य गैंग या समूह के सदस्यों के बीच बिताया, जिनमें से अधिकांश अत्यंत गरीब बेरोजगार युवा थे। यह प्रवासियों के समुदाय की अमेरिका में जन्मी पहली पीढ़ी थी। हालांकि समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य का यह उदाहरण मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य के काफ़ी निकट है, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर है। पिछले पृष्ठ के बॉक्स देख सकते हैं आप। समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य को सिर्फ इस प्रकार होने की आवश्यकता नहीं है, यह अलग रूप से भी किया जा सकता है, जैसा कि दूसरे अमेरिकन समाजशास्त्री मिशेल बुराओ के कार्य में किया गया। उन्होंने शिकागो कारखाने में अनेक महीनों तक कारीगर के रूप में कार्य किया, कामगारों के दृष्टिकोण से कार्य के अनुभव के बारे में लिखा। भारतीय समाजशास्त्र में जिस तरह ग्रामीण अध्ययनों में क्षेत्रीय कार्य पद्धतियों का प्रयोग किया गया वह अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका है। सन 1950 में अनेक भारतीय और विदेशी समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी गाँवों के जीवन और समाज पर कार्य करने लगे। गाँव ने जनजातीय समूह जिनका अध्ययन आरंभिक मानव विज्ञानी द्वारा किया गया था की भूमिका निभाई। यह भी एक सीमित समुदाय था और इसका छोटा था कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता था, अर्थात समाजशास्त्री गांव में लगभग प्रत्येक को जान सकता था, वहां के जीवन का पता लगा सकता था तथा मानव विज्ञान का सरोकार अधिकतर आदिम समुदायों से होने के कारण उपनिवेशवादी भारत में राष्ट्रवादियों में एक लोकप्रिय नहीं था। अनेक शिक्षित भारतीयों का मानना था कि मानव विज्ञान जैसे विषयों में औपनिवेशिक पूर्वाग्रह शामिल है, क्योंकि वे
औपनिवेशिक समाजों के विकासात्मक या सकारात्मक पहलुओं के स्थान पर उनके गैर आधुनिक पक्षों को उजागर करते हैं। इसलिए समाजशास्त्री के लिए केवल जनजातियों का अध्ययन करने के स्थान पर हम आगे बढ़ें, इसके पहले विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप को आप देख लें। यदि आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताने की कोशिश करें जो वहां कभी न गया। गांव में आपके जीवन के वे कौन से मुख्य लक्षण होंगे जिन्हें आप महत्व देना चाहेंगे। आपने फिल्मों या टेलीविज़न पर दिखाए गए गाँव को भी अवश्य देखा होगा। आप इन गाँवों के बारे में क्या सोचते हैं? ये आपके गाँव से किस प्रकार भिन्न है? फिल्म या टेलीविज़न पर दिखाए गए शहरों के बारे में भी सोचिए। क्या आप इसमें रहना पसंद करेंगे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। यदि आप किसी कस्बे या शहर में रहते हैं तो अपने आस पड़ोस के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताएं जो कभी वहाँ नहीं गया। आपके पास पड़ोस में आपके जीवन की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं जिन्हें आप महत्व देना चाहेंगे? फिल्म या टेलीविज़न में दिखाए गए शहरों के पड़ोस से आपका पड़ोस किस प्रकार से भिन्न या सदृश है? आपने फिल्म या टेलीविज़न पर दिखाए गए गाँव भी अवश्य देखे होंगे। क्या आप इसमें रहना पसंद करेंगे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी बता सकते हैं। अब आगे देखें आप। गाँव तथा गाँव वालों का अध्ययन करना ज़्यादा स्वीकार्य तथा महत्वपूर्ण था। आरंभिक मानव विज्ञान तथा उपनिवेशवाद के बीच संबंधों पर भी प्रश्न पूछे जाने लगे थे। वास्तव में मेलिनोवस्की, इवांस प्रिचार्ड तथा अनेक अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए क्लासिक क्षेत्रीय कार्य इस तथ्य के कारण संभव हो पाए थे। वे लोग एवं स्थान जहाँ क्षेत्रीय कार्य किया गया था। हम इस समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ अध्याय को के प्रथम भाग को यहीं पर पूर्ण करते हैं। शेष दूसरे भाग में।